वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 26 जून 2021 है और हम प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला ब्लैक सी इंसिडेंट के बारे में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, स्मार्ट सिटी मिशन, तिब्बत, एम्बरगिज और जमशेदजी टाटा के बारे में। पहला टॉपिक है ब्लैक सी इंसिडेंट। दरअसल ये जो काला सागर है, यहाँ पर एक घटना घटी है रसिया और ब्रिटेन के बीच। रसिया के द्वारा कहा गया कि यहाँ पर जो है ब्लैक सी में क्रीमिया के पास रूस विरोधी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी ब्रिटेन के द्वारा। तो रसिया के द्वारा ब्रिटेन के जो नवल वेसल्स होते हैं यानी कि शिप होते हैं, उन पर अटैक किया गया काला सागर में। बाद में ये ब्रिटेन के द्वारा कहा गया कि ये जो घटना घटी है ऐसी कोई घटना नहीं घटी, बल्कि रूस के द्वारा एक प्रकार से यह अफवाह फैलाई गई है कि हमने उस पर अटैक किया है। तो चलिए जानते हैं ये पूरा इशू क्या है। दरअसल जब शीत युद्ध का अंत हुआ था, तब आपको पता है कि यूएसएसआर बिखर गया है ना। तो यूएसएसआर बिखरने के बाद कई सारे क्षेत्रों में ये बट गया। तो उसी में एक और देश है, यहाँ पे देखिए यूक्रेन है, उसी का ये भाग था। कौन? ये है क्रीमिया। क्रीमिया तो 1990 से लेकर के 2014 तक ये जो क्रीमिया था किसका भाग था? यूक्रेन का था। हालांकि आज भी विवाद है, लेकिन 2014 में हुआ क्या कि रसिया के द्वारा यहाँ पर सेना भेजी गई और यहाँ पर जबरदस्ती जनमत संग्रह करा करके इस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि रसिया का कहना है कि यहाँ पे जो लोग हैं मूल रूप से वो रसियन है, ना कि यूक्रेन के। तो ये जो क्षेत्र है वो किसको होना चाहिए? रसिया का होना चाहिए। इसका काफ़ी विरोध किया गया पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की, यूनाइटेड स्टेट आदि देशों के द्वारा इसका काफ़ी विरोध किया गया। इसके लोकेशन को आप देखेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैक सी है, यहाँ पर आप देखेंगे कैस्पियन सागर, इसके बाद ये जो है भूमध्य सागर, यानी कि ये जो रसिया है ये कहाँ से, यहाँ से काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है ना। यहाँ पे ब्लैक सी में ये तो है ही, यहाँ से आप देख सकते हैं मध्य एशिया के अलावा ये जो पूर्वी यूरोप है, इनके देशों को भी यहाँ से वो मॉनिटर कर सकता है। इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है इसको विरोध करते हैं कि ये जो भाग है उनका नहीं होना चाहिए था, यानी कि रसिया का। दूसरा टॉपिक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ के द्वारा फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। ये जो बैठक हो रही थी 25 और 26 जून को, उसमें क्या किया गया कि इसको ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है पाकिस्तान को, क्योंकि उसे जो 27 पॉइंट यानी कि सुधार करने के लिए दिया गया उस पर उसने काम नहीं किया। कौन से काम थे? ग्लोबल जो टेरर फाइनेंसिंग होते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस होते हैं उनको कम करना होता था। ये जो एफएटीएफ का ग्रे लिस्ट होता है उसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट। यहाँ पे देखिए एफएटीएफ का ये जो ग्रे लिस्ट उसके दूसरे नाम है इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट, इसे भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं इसमें जो यूएन के द्वारा तो जो है संगठन उसे वैश्विक आतंकवाद घोषित किया गया है, उसी को इस पर प्रतिबंध लगाना है पाकिस्तान को। वे कौन कौन है? पहला है जैसे मोहम्मद, जिसका प्रमुख अजहर मसूद है, और दूसरा है लश्कर तैयबा, जिसका फाउंडर है सईद और उसका जो ऑपरेशनल कमांडर है जकीर रहमान लखवी। तो इन तीनों पर प्रतिबंध लगाना था, यानी कि दो संगठन है जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा, लेकिन पाकिस्तान जो है इस पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, और जब भी लगाता है उसके बाद कुछ ना कुछ कारण से उसे छोड़ दिया जाता है। इसलिए जो है ये जो 27 पॉइंट दिया गया है उस पर वो काम नहीं करने के कारण अभी भी 2018 से यह अभी ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। बात करते हैं एफएटीएफ की, तो यह क्या है? एफएटीएफ दरअसल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 39 राष्ट्र शामिल हैं, जिसमें भारत और चीन भी है। इसे बनाया गया था, यानी कि एफएटीएफ को कब बनाया गया था? 1989 में। और इसे बनाया किसने था? G7 राष्ट्रों के द्वारा। G7 कौन कौन आपको याद है? कनाडा, अमेरिका और यूरोप से 4 राष्ट्र आते हैं। कौन कौन? इटली, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। और एशिया से कौन आते हैं? ये है जापान। तो ये 7 राष्ट्र हैं इसमें शामिल G7 में। G8 भी हुआ करता था 2014 से पहले, क्योंकि 2014 में अभी हमने देखा क्रीमिया इशू, उसी कारण जो क्रीमिया इशू के कारण ही G7 राष्ट्रों के द्वारा रूस को इससे बाहर कर दिया गया है। यानी कि 1998 से 2014 तक जो है रूस भी इसका भाग हुआ था, यानी कि G7 नहीं बल्कि G8 हुआ करता था, लेकिन 2014 से जो है अब यह G7 है। तो इन्हीं G7 राष्ट्रों के द्वारा
FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बनाया गया था 1989 में। उस समय इसका काम था मनी लॉन्ड्रिंग को देखना। लेकिन वर्ष 2001 में क्या किया गया, इसमें टेरर फाइनेंसिंग यानी आतंकवाद को जो फंडिंग किया जाता है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। बात करें मनी लॉन्ड्रिंग की तो यह क्या होता है, दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि आप देखिए मनी मतलब पैसा, लॉन्ड्रिंग मतलब जब जानते हैं धुलाई यानी कि एक प्रकार से सफाई करना। तो ये होता क्या है, ये एक प्रोसेस है। ये जो डर्टी मनी होते हैं यानी कि जो वो मुद्रा जो क्राइम से प्राप्त किया जाता है जैसे कि तस्करी आदि, उनको साफ करने का एक तरीका है। इसमें होता क्या है मनी लॉन्ड्रिंग में, जैसे मान लीजिए इंडिया में किसी ने तस्करी से पैसे कमाए, अब वो यहाँ तो पैसे यूज कर नहीं सकता, तो उसे एक तरीका मिल जाता है कि उस पैसों को किस प्रकार से साफ करके फिर से इंडिया में लाया जाए। तो बाद में एग्जाम्पल से चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए तस्करी करके इसने पैसे इकट्ठे किए 100 करोड़ रुपए। अब ये 100 करोड़ रुपए वो क्या करते हैं, यहाँ से प्लेस कर देते हैं दूसरे देशों में, जैसे कि टैक्स हेवन कंट्री या फिर अन्य देशों में ये भेज देते हैं। वहाँ से उसको वैध मान्यता मिल जाती है और उसी को फिर यहाँ पे क्या करते हैं, ये अन्य क्षेत्रों में, ना सिर्फ एक देश में बल्कि अन्य क्षेत्रों में छोटे छोटे टुकड़े में पैसे भेज करके फिर से भारत में ये लाते हैं। तो एक प्रकार से क्या होता है, एक वैध हो, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल आता है ना, जैसे कि FDI के तौर पर लाते हैं या फिर यहाँ पर कुछ खरीदारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पता नहीं चलता कि ये जो पैसा था वो क्राइम से आया था। कई सारे लेयरों में ये बढ़ जाता है। इसी कारण से ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो काफ़ी पेचीदा होता है। तो इसको रोकने के लिए बनाया गया था 1989 में ये G7 राष्ट्रों के द्वारा FATF। आज जो है मनी लॉन्ड्रिंग वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो ऑनलाइन बैंकिंग होते हैं और क्रिप्टो करेंसीज जो होते हैं इसमें काफ़ी इसका प्रचलन बढ़ गया है। क्योंकि देखिए ऑनलाइन बैंकिंग में जो होते हैं वो ट्रांजैक्शन एक देश से दूसरे देश में हो जाता है। इसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी जो होते हैं वो तो खुद क्रिप्टो होते हैं, और जैसे कि आपके पास कोई वैलेट है तो आसानी से आप दूसरे देश से मंगा सकते हैं पैसे। इस पर कोई ना प्रतिबंध होता है और नहीं इस पर जाँच ज़्यादा होती है, जिस कारण से आज जो इसकी खतरे और भी बढ़ गए हैं। इसीलिए ये जो है इसकी महत्ता FATF की आज और भी बढ़ती जा रही है। तो आपने समझा पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट के बारे में, FATF क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है ना। तीसरा टॉपिक है स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। दरअसल इसकी 6 वर्ष पूरी हो चुकी है, यानी कि 2015 में इससे लाया गया था स्मार्ट सिटी मिशन को, और इसके तहत 100 शहरों को बनाना था। लॉन्च किया गया था कब, 2015 में, और इसका उद्देश्य क्या था, 100 ऐसे शहर बनाना जो कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हों, जहां पर लोगों को क्लीन और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के अलावा एक गुणवत्तापूर्ण जीवन प्राप्त हो सके। इसलिए स्मार्ट सिटी मिशन को लाया गया था। तो कल जो बैठक है उसमें कुछ अवार्ड को भी दिया गया कल। तो उसमें सबसे बेस्ट स्टेट चुना गया, यानी कि स्मार्ट सिटी के मामले में पहला नंबर पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे है मध्य प्रदेश और तीसरे पे है तमिलनाडु। लेकिन एक तो है क्या, ये राज्य के मामले में। लेकिन अगर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाए, यानी कि शहर को ही सिर्फ देखा जाए, तो 2 शहर को संयुक्त रूप से चुना गया है। कौन कौन, सूरत और इंदौर। जबकि बेस्ट यूनियन टेरिटरी में चुना गया किसे, चंडीगढ़ को। तो इसे याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सबसे अच्छे राज्य में कौन चुना गया, उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा है तमिलनाडु। और ओवरऑल परफॉर्मेंस में 2 शहर को संयुक्त रूप से चुना गया, सूरत और इंदौर, और टेरिटरी में यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़। नेक्स्ट है तिब्बत के बारे में। दरअसल चाइना के द्वारा कल तिब्बत के लहासा से इंगची के पास, ये देखिए यहाँ पे है लहासा और ये है इंगची। कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये हमारी सीमा है अरुणाचल प्रदेश की। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर, यहाँ से यहाँ यानी कि लहासा से इंगची के पास ये बुलेट ट्रेन को शुरू की गई। इसे जो है शुरुआत की गई थी इसे बनाने की प्रक्रिया 2014 में, और इसकी जो कुल लंबाई है 435 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है अब 3 घंटे 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ जो है, और ये 90% जो ट्रैक है ये 3000 मीटर की ऊंचाई पर है सी लेवल से, और ये विश्व का पहला इलेक्ट्रीफाइड हाई स्पीड रेल भी है, ये जो बना है लहासा से इंगची के पास। लेकिन ये तो हुई इसके विशेषताएं, लेकिन यह हमारे ये जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं सीमा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की मिलती है, और चाइना के द्वारा जो है
हमेशा इस पर अधिकार जमाने की कोशिश की जाती है। इसलिए आप देख रहे हैं बार बार यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जाती है चाइना के द्वारा, और फिर से एक अवसंरचना को अंजाम दिया गया ये बुलेट ट्रेन बना करके। पिछले कुछ महीने पहले हमने पढ़ा था कि ये वो जो है चाइना के द्वारा अब क्या है, यहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी आते हैं उस पर अब वो डैम बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी एक प्रकार से वो यहाँ पर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करता जा रहा है चाइना। नेक्स्ट टॉपिक है एम्बर्गिज के बारे में। दरअसल मुंबई पुलिस के द्वारा 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है इसके एम्बर्गिज सेल के रूप जो सेल किए जा रहे थे इसके लिए। तो एम्बर्गिज होता क्या है, दरअसल ये वेल के वॉमिट होते हैं, यानी कि जो वेल जो है मछली वो वॉमिट यानी कि वॉमिटिंग करते हैं, वो होता है ये एम्बर्गिज। वेल के द्वारा जो वॉमिटिंग की जाती है वो कई वर्षों तक समुद्र में रहने के कारण वो क्या होता है, जम जाता है, और जम जाने के बाद वो सॉलिड हो जाता है। इसे जो है वो काफ़ी, इसे एक प्रकार से फ्लोटिंग गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो कीमत है 1 केजी का कितनी है, 1 करोड़ रुपये बैठता है। यानी कि आपके पास अगर ये वॉमिट है तो 1 किलो तो आपके पास कितने 1 करोड़ लगभग हो जाएंगे। इसका इस्तेमाल दरअसल ये परफ्यूम मार्केट में किया जाता है। इसके जो परफ्यूम मार्केट है वहाँ पे काफ़ी डिमांड होती है इस एम्बर्गिज की। तो ये जो एम्बर्गिज है जैसे कि दुबई में, वहाँ पे आपको भी पता है कि इत्र काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वहाँ पे परफ्यूम वगैरह जो बनाया जाता है वहाँ पे काफ़ी इसकी डिमांड होती है। इसके अलावा ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वहाँ भी इसकी काफ़ी इस्तेमाल होती है एम्बर्गिज की। नेक्स्ट टॉपिक है जमशेदजी टाटा के बारे में। दरअसल जमशेदजी टाटा आज भी पिछले 100 वर्ष में सबसे बड़े परोपकार यानी कि दानकर्ता बन गए हैं। यानी कि पिछले 100 वर्ष में सर्वाधिक जिस व्यक्ति ने दान किया वे कौन है, जमशेदजी टाटा। और दूसरे नंबर पे है, इन्होंने जो दान किया वो कितना है पिछले 100 वर्ष में, 102 बिलियन डॉलर की। इसके बाद दूसरे नंबर पे है बिल गेट, तीसरे नंबर पे वॉरेन बफेट है, चौथे पे जॉर्ज सोरोस और पाँचवें पे जॉन डी रॉकफेलर। जो हमारे दूसरे भारतीय हैं वे हैं अजीम प्रेमजी, जिन्होंने 22 बिलियन डॉलर का दान किया है। तो आप सोचिए मृत्यु के बाद भी आज भी इनके नाम पर इतने सारे पैसे दान किए जा रहे हैं परोपकार के रूप में। तो ये हमारे भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। आपका जो ये इस टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।